यानी वो भी पूरी तरह से तैयार है चुनाव को लेकर। बिल्कुल, और जिस तरह से यहां पर मुख्यमंत्री तैयार हैं, तमाम विपक्षी दलों ने भी इसी तरह की हुंकार अब लगातार भरनी शुरू कर दी है। हर एक दल अब ये दावा कर रहा है कि हम विकास के एजेंडे पर जाने वाले हैं। और जिस तरह से 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होना है, निश्चित रूप से ये देखना बहुत जरूरी होगा कि पार्टी लाइन में अब कौन कौन से वो कोर एजेंडे शामिल किए जाएंगे, जिससे कि पार्टी जाकर ये बता पाए जनता को कि आप जिस तारीख को मतदान करने जा रहे हैं, आप ईवीएम का बटन दबाने जा रहे हैं, उस दिन आपको हमको चुनना है और इसके पीछे आधार क्या होने वाले हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार अब यही बता रहे हैं कि हमने विकास किया है, हमने महिला सुरक्षा पर लगातार काम किया है, हमने जल जीवन मिशन पर बहुत बेहतरीन तरीके से केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया, हमने बुंदेलखंड के तमाम उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जहां पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। साथ ही बिजली को लेकर जिस तरह से अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि कटौती कर दी गई है दरों में, 50% की सीधी कटौती की है। और ये बड़ा झटका विपक्षी दलों की तैयारियों के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह से वो मुफ्त बिजली की बात करते हैं, यहां पर 50% यहां पर छूट का प्रावधान किया गया। तो ये जो पूरी तरह से विकास के रोड मैप के आधार पर योगी सरकार ने तैयारी की, उसी हिसाब से तमाम विपक्षी दलों ने भी अपने एजेंडों को धार देना शुरू कर दिया है। अभी जनता निश्चित रूप से फरवरी और मार्च के महीने में तय कर देगी कि उसके पास सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है। हाँ आलोक, ऐसे में चूंकि पंजाब में मौजूदा वक्त में देखा, जब प्रधानमंत्री वहां पे गए, उनकी सुरक्षा में चूक हुई, तो ऐसे में सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, एक बड़ी चुनौती यहां पे रहने वाली है। प्रश्न एक बार आप अपना फिर से। आलोक, इस चुनाव में इस बार सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि हाल में पंजाब का घटनाक्रम जो हमने देखा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने, सुरक्षा एजेंसियों के सामने, शासन प्रशासन के सामने सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। बिल्कुल, ये जिस तरह से आपने ये बात उठाई, ये बहुत जरूरी भी है। और इसी के हिसाब से लगभग 150 कंपनी सीएपीएफ की, यानी सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स की, यहां पर राज्य को दी गई है। और इसके साथ साथ एक बड़ा प्रावधान इस बार यह भी किया जा रहा है कि आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के स्तर के अधिकारी ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। मतलब ये किसी भी बूथ में जा सकते हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे, और अगर उनको कुछ भी गलत गतिविधि या जिस तरह के पैमाने निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किए उससे अपोजिट में अगर कुछ भी मिलता है, तो वहां पर निर्वाचन को टाला भी जा सकता है। और यह शक्ति अखिल भारतीय सीमाओं से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनको दी जाएगी। तो मतलब तैयारी निर्वाचन आयोग ने पूरी कर रखी। साथ ही जो सेंसिटिव जोन है उसमें अतिरिक्त कंपनी भी तैनात की जाएगी। पहले से ही यह घोषित कर दिया जाएगा कि फला क्षेत्र सेंसिटिव जोन में है, उसको रेड अलर्ट में रखा जाएगा और वो पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। ठीक है आलोक, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ दिवाकर त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, उस दिन का जिसका इंतजार था वो आ चुका है, बिगुल बच चुका है। अब बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, जो महापर्व है उसके कहीं का ऐलान किया जा चुका है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया चरण, और 10, 14, 20, 23, 27, 3 और 7 मार्च तक ये 7 चरणों में चुनाव चलेगा। देखिए, चुनौती जो है वो सबसे बड़ी यही रहने वाली है कि आखिरकार कोविड के समय में, कोविड संक्रमण काल में, कोरोना काल में किस तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाए, जिससे कि कोविड का जो संक्रमण है वो भी न बढ़ सके, यानी कि तीसरी लहर की जो आशंका है वो ना आ सके, और इसके साथ मतदान भी ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में संपन्न हो। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है। और कहीं कहीं चुनाव आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइन जारी की है, उसको देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं कहीं वो उससे निपटने की पूरी तैयारी जो कर चुका था, वो अब तैयारियां जो है वो कहीं की जमीनी हकीकत में तब्दील होंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है राजेश की, जो बात प्राइम न्यूज लगातार करता चला आ रहा था, 2 बातें वो कहीं कहीं पुख्ता हुई है। निर्वाचन आयोग ने उन बातों को, उन खबरों को पुख्ता कर दिया। पहली खबर जो प्राइम न्यूज लगातार कहता चला आ रहा था, बताता चला आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में ही चुनाव होंगे। तो भारत निर्वाचन आयोग ने जो कहा है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे, तो जाहिर बात है कि प्राइम न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। दूसरा जो एक बात थी कि प्राइम न्यूज लगातार सुबह से ही ये कहता चला आ रहा था कि बूथों की संख्या में इजाफा होगा। तो भारत निर्वाचन आयोग ने बूथों की संख्या में भी इजाफा किया है, और लगातार प्राइम न्यूज ये बात करता चला आ रहा था कि बूथ की संख्या इसलिए बढ़ेगी क्योंकि एक बूथ पर 2-2 हजार, 2,500 हजार जो मतदाता है वो मतदान करते हैं। ऐसे में समय जो है वो सुबह से शाम तक का एक निर्धारित समय होता है, और उस निर्धारित समय में शायद इतने लोग
बूथ पे ना आ पाए, अगर आते हैं तो कहीं पे वो एक साथ भीड़ नजर आएगी और कोरोना का संक्रमण जो है बढ़ सकता है। हाँ। तो ऐसे में एक बूथ से 2 बूथ किया जा सकता है, और एक बूथ से अगर 2,500 लोग हैं तो 50% यानी कि 1250 लोग जो है वो कहीं पे मतदान कराया जा सकता है। तो ये भी पुख्ता खबर साबित हुई है प्राइम न्यूज की कि एक बूथ पर सिर्फ 1250 लोग ही मतदान करेंगे, भारत निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर कर दिया है। तो ये तो प्राइम न्यूज की जो खबरें हैं, जो प्राइम न्यूज संभावना जता रहा था, वो चीजें पुख्ता हुई है। लेकिन फिर वही बात आती है राजेश की चुनौती जो है वो कहीं कहीं निर्वाचन आयोग के सामने है, तो कहीं कहीं सियासी दलों के सामने भी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो साफ कर दिया ट्वीट करके कि डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से बनेगी। विकास का मुद्दा हो, संस्कृति का मुद्दा हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये सारी चीजें लेकर तो बीजेपी चलती है। लेकिन विपक्ष भी कहीं कहीं साफ तौर से कह रहा है कि बीजेपी की सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, उसने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ बढ़ावा किया है, सिर्फ कहीं कहीं बयानबाजी की है। तो इसको लेकर कहीं कहीं वो भी मैदान में उतरने जा रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो बात की जा रही थी लगातार कि क्या रैलियों पर रोक लगेगी, क्या यात्राओं पर रोक लगेगी, तो निर्वाचन आयोग ने उन यात्राओं पे और रैलियों पे रोक लगा दी। फिलहाल वर्चुअल रैली, वर्चुअल यात्रा जो है, संवाद जो है वो करने की बात कही, वो 15 जनवरी तक, 15 जनवरी के बाद फिर से परीक्षा होगा। बिल्कुल दिवाकर, क्योंकि प्राइम न्यूज अपनी चर्चा में लगातार इस बात को भी उठा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, रैलियों में जो भीड़ आ रही थी उसको लेके भी हमने चिंता जाहिर की थी, और ये सवाल भी उठाया था कि आखिर वर्चुअली क्यों नहीं रैलियां हो रही, क्यों नहीं सभाएं हो रही, क्यों नहीं संबोधन हो रहे, और उस पर भी कहीं ना कहीं मोहर लगाई है चुनाव आयोग ने। वर्चुअली होंगे अब ये तमाम चीजें। बिल्कुल, देखिए प्राइम न्यूज की कई ऐसी खबरें थी जिसपे कि कहीं कहीं भारत निर्वाचन आयोग ने जो है वो मोहर लगाई है। और वर्चुअल की जो लगातार बात चल रही थी कि वर्चुअल रैली होगी, तो जाहिर बात है कि 15 जनवरी तक चाहे रोड शो हो, चाहे रैलियां हो, चाहे पद यात्रा हो, साइकिल रैली हो, बाइक रैली हो, नुक्कड़ सभाएं हो, इन सब पे रोक लगा दी गई 15 जनवरी तक। और 15 जनवरी के बाद एक बार फिर से परीक्षा होगा। परीक्षा में अगर सामने निकल के आता है इसकी जानी चाहिए, तब इसकी अनुमति जो है वो भारत निर्वाचन आयोग देगा। लेकिन फिलहाल प्राइम न्यूज लगातार कह रहा था कि किस तरीके से सवाल उठा रहा था कि किस तरीके से इन सब चीजों पर रोक लगेगी जिससे कि कहीं से संक्रमण कम हो जाए, तो निर्वाचन आयोग ने उसको पुख्ता कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्चुअल जब रैली आप करेंगे तो जाहिर बात है कि आप शहरी क्षेत्र में तो आप लोगों से संवाद स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है। जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उन तक कैसे आप संवाद स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है ग्रामीण इलाके में जो शिक्षा है वो कम है, सोशल मीडिया पे वो कम से कम लोग हैं। तो ऐसे में उनसे कैसे संवाद स्थापित करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती जो है वो राजनीतिक दलों के सामने होगी। और डोर टू डोर की बात कही गई है कि डोर टू डोर आप जो कैंपेन करेंगे उससे 5 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो जाहिर बात है कि समय कम है, लेकिन 10 फरवरी को पहला जो है वो मतदान होना है, और ऐसे में कहीं के उससे 24 घंटे पहले जो है वो प्रचार पर रोक लग जाती है। आज 8 जनवरी हो चुकी है, तो जाहिर बात है कि 1 महीने का वक्त बचा है। 1 महीने में क्या आप अपनी विधानसभा के हर गांव में हर घर तक पहुंच सकते हैं? ये कहीं से पॉसिबल नहीं है। ये चुनौती जो है वो सियासी दलों के सामने और प्रत्याशी के सामने जरूर होगी। लेकिन फिलहाल जो खबर थी, जो प्राइम न्यूज लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिरकार कोरोना काल के समय में जब कोरोना की संक्रमण की गति जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही थी 1 हफ्ते में, तो क्या रैलियों पर रोक लगेगी, उससे उस खबर को पुख्ता कर दिया है निर्वाचन आयोग ने। 15 जनवरी तक रोक लगा दी। ऐसे में दिवाकर, चुनाव आयोग ने इस बार कई पहल की हैं, कई बेहतर कदम भी उठाए हैं और कुछ अलग कदम भी उठाए हैं। उसमें से एक ये है कि आपको 2 दिन पहले एक तो अपना जो उम्मीदवार है राजनीतिक पार्टियों को उसकी पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देनी होगी, और फिर यह भी बताना होगा कि आपने इस उम्मीदवार को क्यों चुना है। यानी कोशिश ये है कि जो चुनाव है वो पारदर्शी हो, पारदर्शिता उसमें ज्यादा लाने की तैयारी है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल राजेश, देखिए कुछ चीजें जो है वो कहीं से निर्वाचन आयोग ने पहली बार की है। जैसा कि आपने कहा कि जो आपराधिक छवि के लोग हैं या फिर आपराधिक जिनके ऊपर मामले हैं उनको प्रत्याशी जो बनाया गया है, तो उनको पोर्टल से और साथ साथ मीडिया में भी कहीं से उनके खिलाफ क्या मुकदमे दर्ज है, क्यों दर्ज है, तो वो कहीं से उनको जानकारी देनी होगी। पोर्टल पे जानकारी देनी होगी, मीडिया के माध्यम से जानकारी देनी होगी। तो ये कोई पहली बार नहीं, ये तो पहले भी हुआ है कि इस तरीके की जानकारी जो है वो मीडिया के माध्यम देनी होगी। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। लेकिन ये नई चीज हुई कि पोर्टल पे भी डालना पड़ेगा। ये नई चीज हुई। दूसरा, पोस्टल जो जिस तरीके से पोस्टल बैलेट, यानी कि कहा जाए कि घर पे ही अगर आप हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे 80 वर्ष से ज्यादा का बुजुर्ग हो, या फिर अगर आप कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो आपको पोस्टल बैलेट जो है वो आप अपना मतदान कर सकते हैं। इसके लिए जो निर्वाचन आयोग है वो कहीं कहीं लोगों को डिप्लॉयड करेगा
कि वो अधिकारी जाते हैं, वो कर्मचारी जाते हैं, वहाँ पे उनसे जो मतदान है वो करवा कर लाते हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके के निर्देश जो है वो दिए गए। तीसरा, जो सुविधा ऐप है उसका जो स्टार्टिंग हुई है वो भी कहीं कहीं पहली बार हुई है। तो सुविधा ऐप के जरिए आप अगर आपको कोई अनुमति चाहिए है तो अनुमति जो है वो ले सकते हैं, लेकिन अगर 15 जनवरी के बाद जब परीक्षा होगा, जब रैलियों के कहीं के रोक हटेगी अगर, तो शायद आपको ये सुविधा ऐप जो है, लेकिन नामांकन के लिए भी कहीं कहीं जो चीजें कही गई है कि सुविधा ऐप के जरिए आप इससे सुविधा ले सकते हैं। तो जाहिर बात ये सारी चीजें जो है वो नई चीजें हैं और भारत निर्वाचन आयोग जानता है कि कोरोना काल है, तो ऐसे में इन सब चीजों का जरूर उपयोग करना चाहिए। जो ऑनलाइन चीजें हैं उनका उपयोग करना चाहिए और कम से कम लोगों की फिजिकली जो रिलेशन है कम से कम हो सके, यानी फिजिकल ना हो सके, ज्यादा लोग वर्चुअली ही ज्यादा जुड़ सके। तो इसके लिए कहीं कहीं कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में दिवाकर, देखिए 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि 4 राज्यों में चुनाव कराना एक तरफ और उत्तर प्रदेश में कराना एक तरफ, यानी सबसे बड़ी चुनौती और जो चिंता है वो उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुल अगर 5 राज्यों की बात की जाए तो कुल जो विधानसभा सीटें हैं वो 690 सीटें हैं और 690 में सिर्फ 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भी सबसे बड़ा है और कहीं पे वोटरों की दृष्टि से यानी कि आबादी की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि 4 राज्यों से चुनाव कराना और उत्तर प्रदेश से चुनाव कराना, दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि देश में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। तो जाहिर बात है कि यहाँ पे चुनाव कराना भी चुनौतीपूर्ण है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं की संवेदनशील अतिसंवेदनशील जो बूथ है वो भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिलते हैं। वो भी काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो है वो निर्वाचन आयोग के सामने होता है कि किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव जो है वो किया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि जब बड़ा राज्य होगा, ज्यादा विधानसभा सीटें होंगी, तो जाहिर सी बात ज्यादा चलो चुनाव होगा और निर्वाचन आयोग को ज्यादा ख्याल जो है वो उत्तर प्रदेश पर रखा होगा। बिल्कुल। और दिवाकर, अगर सुरक्षा की बात करें तो क्या कुछ बंदोबस्त रहने वाले हैं? क्योंकि कोरोना से सावधानी भी जरूरी है, सुरक्षा भी बेहद जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ये भी बेहद जरूरी है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए राजेश, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो इस बार चुनाव आयोग के सामने दोहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है स्टेशन 2 के चुनाव आयोग से, क्योंकि एक तो संवेदनशील अतिसंवेदनशील जो बूथ है उनमें तो सुरक्षा तो करनी है, कहीं कहीं निष्पक्ष चुनाव कराना ही है। लेकिन इसके साथ इस बार जो इसकी जिम्मेदारी बड़ी सुरक्षा पड़ी है वो कोरोना संक्रमण से सुरक्षित करने की, यानी कि मतदाताओं को तो कोरोना से कहीं से सुरक्षित करना ही है, कोविड से सुरक्षित करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो ड्यूटी पर लगे हैं, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, चाहे वो बीएलओ हो, या फिर बूथ पे जो अधिकारी लगाए गए हैं, बूथ पे जो कर्मचारी लगाए गए हो, उनकी सुरक्षा भी कहीं से निर्वाचन आयोग के कंधे पर उसकी जिम्मेदारी है। हाँ। तो दोहरी सुरक्षा जो है वो इस बार बिल्कुल दोहरी चुनौती यहाँ पे रहने वाली है। दिवाकर, आप मेरे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पे लगातार प्राइम न्यूज बना हुआ है। पल पल की जानकारी और अपडेट जो है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी लगातार इस बड़ी खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। 2017 से पहले आस्था